हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7। तो देखो, इस लेक्चर के अंदर हम ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा, पहला टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्न्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और दूसरा टॉपिक है गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। तो बहुत छोटे छोटे दो टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे दो फार्मूलाज यहां से बनेंगे, ठीक है। पहला जो है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्न्स्ट इक्वेशन। तो कल जो हमने नर्न्स्ट इक्वेशन वाला टॉपिक पढ़ा था, वहां से हम उसको कुछ ऐसा करेंगे कि वहां से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी रिएक्शन का निकाल सके, ठीक है। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है, ये कल वाले टॉपिक के साथ ही कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर आपने कल वाला लेक्चर नहीं देखा, सीधा यहां आ रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, कल वाला आपको देखना है, ठीक है। दूसरा टॉपिक गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल है। तो इसमें हम देखेंगे एक रिलेशन गिब्स फ्री एनर्जी और सेल की पोटेंशियल के बीच में, ठीक है। तो उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे इन दोनों टॉपिक्स के बेस पे। तो चलते हैं, हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला आपने अपनी नोटबुक के ऊपर ये लिख लेना है टॉपिक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्न्स्ट इक्वेशन। मतलब जो नर्न्स्ट इक्वेशन कल हमने पढ़ी थी, उसका यूज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे निकालें, ठीक है। कुछ कुछ लोग, मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ कुछ लोग नर्न्स्ट इक्वेशन को नर्नेस्ट इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है, नर्नेस्ट। तो मैं इसको नर्न्स्ट पढ़ रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सिंपल है, ठीक। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपने कल का लेक्चर तो देखा ही होगा। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारी वो नर्न्स्ट इक्वेशन आई थी वो क्या थी। तो देखो, ऐसी थी, ई नॉट नहीं, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ये आर टी बाई एन एफ, ठीक है, एल एन 1/mn प्लस। ये हमारी नर्न्स्ट इक्वेशन आई थी फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और इसको अगर हम इस एल एन को कन्वर्ट कर लें तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, ई नॉट माइनस 2.303 आर टी, ठीक है, बाई एन एफ, और लॉग बन जाता है, ठीक है, 1/mn प्लस, ठीक। और ये हमारी नर्न्स्ट इक्वेशन किसके लिए है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, ठीक। अभी अगर हम इसको सेल पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दें तो ई सेल, ये ई सेल हो जाता है, ई नॉट सेल हो जाता है, और माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ ऐसा ही हो जाता है, और लॉग करके यहाँ प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट आता है, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट वाले आयन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट वाले आयन की कंसंट्रेशन, ये आता है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें आर की और टी की वैल्यू 298 पुट करो, आर की जो वैल्यू है 8.314 वो पुट करो, एफ की भी वैल्यू पुट करो, तो उसके बाद ये कुछ ऐसी बन जाती है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 नहीं, ये जब इसको पुट करेंगे ना, ई नॉट सेल नहीं, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, ठीक है। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड, आगे लॉग प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, ये हो जाता है, ठीक है। ऐसे करके अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन पे रखें, आपको सब कुछ कल बताया था। अभी देखो, ये जो टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्न्स्ट इक्वेशन, इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है। सपोज अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है A प्लस बी, यहां से अगर इक्विलिब्रियम हो रहा है C प्लस डी में जाते हुए, ठीक। आपने क्लास 11th में इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा सीखा होगा, वही यहां काम आ रहा है। अगर आपसे कोई बोल दे कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, तो क्या आप लिख सकते हो? तो आराम से लिख सकते हो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K से डिनोट करते हैं या फिर कभी कभी KC से डिनोट करते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू, ये होता है C की कॉन्सेंट्रेशन इंटू डी की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई A की कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक। अब देखो, अगर मैं बोलूं इस A की कॉन्सेंट्रेशन 1 ने और इस D की कॉन्सेंट्रेशन 1 ने, ठीक है, तो A की कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाएगी, D की कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाएगी, तो ओवरऑल ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आ जाएगा। तो ये भी एक्चुअल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको यहां याद रखना है, ठीक। अब देखो, हमको जो है ना, ये करना कैसे, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम नर्न्स्ट इक्वेशन से कैसे निकालेंगे, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप 2-3 लाइनें लिखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक। तो अगर मैं यहां डेनियल सेल की बात करता हूं, ठीक है, तो मैं यहां एक पॉइंट ऐड कर रहा हूं,
आप भी लिखो अपनी नोटबुक के ऊपर, बहुत आसान है। इफ द सर्किट इन डेनियल सेल इज क्लोज्ड, लिखो इफ द सर्किट इन डेनियल सेल इज क्लोज्ड, ठीक है। इफ द सर्किट इन डेनियल सेल इज क्लोज्ड, देन we note that the reaction Zn solid plus copper 2 plus, ठीक है, copper takes place, ये लिखो takes place, ये कॉपर सॉलिड है, ठीक है। देखो यहां मैंने लिखा है कि हमें ये पता है, देखो हमें ये पता है डेनियल सेल क्या होता है, तो आपको भी पता है, देखो मुझे पता है, आपको भी पता है, मैंने आपको पढ़ाया है। डेनियल सेल यही होता है जिसके अंदर ये रिएक्शन होती है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट बन जाता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये रिएक्शन होती है डेनियल सेल के अंदर, ठीक है। अब देखो अगर डेनियल सेल को किसी जगह मैं कनेक्ट कर दूं, सपोज डेनियल सेल के आगे कोई मैं लाइट लगा देता हूं, तो क्या होगा, डेनियल सेल चलना स्टार्ट करेगा, करंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे डेनियल सेल करंट प्रोड्यूस करेगा उसमें होगा क्या, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी, ठीक है, वो आपको पता है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिला के जो एक रिएक्शन होती है वो ये होती है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि डेनियल सेल के अंदर ओवरऑल ये रिएक्शन होगी। जब हम क्या करेंगे, जब हम डेनियल सेल को किसी सर्किट के अंदर लगा देंगे, मतलब किसी बल्ब के साथ या किसी मोटर के साथ लगा देंगे, तो उस टाइम ये रिएक्शन होगी, ठीक। तो वही मैंने लिखा है, इफ द सर्किट इन डेनियल सेल इज क्लोज्ड, अगर हम सर्किट क्लोज कर देंगे, फिजिक्स में बोलते हैं सर्किट क्लोज करने का मतलब स्विच ऑन कर दो, ठीक है, लगा के, ठीक है। तो हम ये नोट करते हैं कि डेनियल सेल के अंदर ये रिएक्शन होती है, मतलब ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी तरफ जाते हैं, तो ओवरऑल रिएक्शन जो होती है वो होती है ये वाली, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस, यहां से जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर, ये होती है रिएक्शन, ठीक है। अब देखो इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो मैं यहां दूसरे पॉइंट में लिखता हूं, एज टाइम पासिस, जैसा जैसा टाइम पास होता रहता है, मतलब हमने डेनियल सेल को या उठा के, या किसी भी सेल का मान लो आप, उसको उठा के किसी लाइट के साथ या फिर किसी जो ऐसी छोटी लाइट होती है उसके साथ लगा दिया, या किसी मोटर के साथ या कहीं और लगा दिया जहां वो काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ वो उसका करंट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो बात हो रही है। तो आप ये देखो जैसा जैसा हम लगा के रखेंगे ना उसको, तो टाइम पास होता जाएगा। टाइम पास का मतलब है टाइम आगे निकलता जाएगा, मतलब सुबह 8 बजे लगाया 9 बज गए, ठीक। तो वही है, एज टाइम पासिस, जैसे जैसा टाइम पास होता जाएगा क्या होगा, द concentration of Cu2 plus, the concentration of Cu2 plus keeps on decreasing, ठीक है। the concentration of Cu2 plus keeps on decreasing and Zn2 plus keeps on increasing, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, आपने जब गैल्वेनिक सेल पढ़ा था आपने देखा था Zn2 प्लस जो है वो 2 के सोल्यूशन में आ रहे थे, Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी, और दूसरी तरफ से कॉपर 2 प्लस जो है सोल्यूशन से उठ के कहाँ जा रहे थे, कॉपर रॉड की तरफ, ठीक। तो कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही थी, वही लिखा है मैंने वही लिखा है, देखो एज टाइम पासिस, जैसा जैसा टाइम पास होगा, मतलब हमने डेनियल सेल को एक सर्किट के अंदर कनेक्ट कर लिया है, जैसे जैसे टाइम पास होगा तो क्या होगा, concentration of Cu2 plus keeps on decreasing, Cu2 plus कॉपर 2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, और जिंक 2 प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे ये काम होगा, मतलब कॉपर 2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, जिंक की इंक्रीज हो रही है, तो वो काम, ये जो काम है देखो ना, कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होना, जिंक की इंक्रीज होना, ये कब होगा, जब हम सेल को आगे कनेक्ट करेंगे, जब हम सेल को किसी जगह कनेक्ट करेंगे ना, तो ये रिएक्शन चलना स्टार्ट हो जाएगी, रिएक्शन के दौरान ये काम होगा, कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज, जिंक 2 प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज, ठीक है। जब हम सेल को कनेक्ट कर लेंगे किसी मोटर के साथ, किसी लाइट के साथ, किसी छोटी लाइट होती है जो उसके साथ, ठीक है, या कहीं भी, तो उस टाइम ये रिएक्शन होगी और ये काम होता जाएगा, ठीक।
अब देखो जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, ठीक, ऐसे ऐसे सेल की जो वोल्टेज है वो कम होती जाएगी। आपको पता है एक बाजार से जो हम सेल लेके आते हैं उसको यूज करते हैं, 1-2 दिन वो चलता है, उसके बाद वो आस्ता आस्ता करके डेड हो जाता है, उसको हम फेंक देते हैं, ठीक है। उसी को मान लो डेनियल सेल ही होता है वो, ठीक। तो आप देखो जैसे जैसे टाइम पास होगा तो कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, जिंक 2+ की इंक्रीज होती जाएगी। तो इसी टाइम यहां आप ये भी लिख सकते हो कि एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, उसी टाइम जैसा जैसा ये काम होता जाएगा, जैसे जैसे ये रिएक्शन होती जाएगी, कॉपर 2+ डिक्रीज होता जाएगा, जिंक 2+ इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे ये रिएक्शन हो रही होगी, उसी टाइम वोल्टेज ऑफ द सेल एट द सेम टाइम, वोल्टेज ऑफ द सेल, वोल्टेज ऑफ द सेल, ठीक है, वोल्टेज ऑफ द सेल एज रीड ऑन द वोल्ट मीटर, एज रीड रेड, रेड ये होता है आपको पता है, रेड ऑन द वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्टेज ऑन द सेल ऑन द वोल्ट मीटर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है, कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। देखो ये आपको मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि जब हम डेनियल सेल को किसी सर्किट के अंदर लगा देते हैं, ठीक है, उसको चलाना स्टार्ट कर देते हैं, सपोज किसी छोटी रिमोट वाली गाड़ी में लगा दिया और उसको चलाना स्टार्ट कर दिया, तो आस्ता आस्ता करके जैसे ही वो हम उसको यूज करना स्टार्ट कर लेंगे ना, उसमें ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी तो आपको पता है इस रिएक्शन को जब हमने ब्रेक किया था तो कॉपर 2+ आयन कॉन्सेंट्रेशन घट रही थी कैथोड की तरफ और एनोड की तरफ जिंक 2+ बढ़ रहे थे, ठीक है, ये होता जाएगा। अब आपको पता है साथ साथ उसी टाइम ये क्या होता रहेगा, देखो जैसे ही हम गाड़ी में सेल कनेक्ट करेंगे ये रिएक्शंस तो होंगी, लेकिन साथ साथ सेल की जो वोल्टेज है वो भी रिड्यूस होती जाएगी, आस्ता 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 करके गाड़ी आस्ता आस्ता चलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सेल डेड होना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी काम साथ साथ ही होगा। वो भी हमने यहां लिख दिया है कि एट द सेम टाइम क्या होगा, वोल्टेज ऑफ द सेल एज रेड ऑन द वोल्ट मीटर, मतलब अगर हम वोल्ट मीटर लगा के चेक करें सेल की वोल्टेज तो वो भी आस्ता आस्ता डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है रिएक्शन हो रही है, सोल्यूशन के अंदर से कॉपर आयन खत्म हो रहे हैं, एक तरफ जिंक आयन ज्यादा हो रहे हैं, तो कॉपर आयन आस्ता आस्ता करके खत्म हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर आस्ता आस्ता वोल्टेज भी कम हो जाएगी, ठीक। अब देखो एक लाइन और लिखो, मैं यहां लिख देता हूं कि आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम वी शैल नोट दैट, वी शैल नोट दैट, हम ये नोट करेंगे, आफ्टर सम टाइम वी शैल नोट दैट, हम कुछ टाइम बाद ये नोट करेंगे कि सेल की वोल्टेज खत्म हो गई, ठीक है। आफ्टर सम टाइम वी शैल नोट दैट देर इज नो, देर इज, देखो देर दैट देर इज नो चेंज, देर इज नो चेंज इन द concentration, in the concentration of Zn2+ and copper 2+, ठीक है। and at the same time, and at the same time voltmeter, voltmeter, voltmeter gives जीरो रीडिंग, जीरो रीडिंग, ठीक। देखो ये आपको पॉइंट लिखना है, ठीक। देखो जैसे ही हम सेल को कनेक्ट करेंगे आस्ता आस्ता करके आपको पता है कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन घट रही है, जिंक 2+ की बढ़ रही है, मतलब कॉपर 2+ और जिंक 2+ आयंस की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, ठीक। और उसी टाइम सेल की वोल्टेज भी आस्ता आस्ता करके घटती है। अब देखो कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, जब वो सेल हम चला रहे हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, आपको पता है जब एक सेल को लेके आते हैं बाजार से, आके किसी चीज में डालते हैं, किसी गाड़ी में छोटी में, या रिमोट वाली गाड़ी होती है टॉय है ना बच्चों के लिए, वो उसमें डाल देते हैं या किसी और जगह डाल देते हैं या किसी टॉर्च में डाल देते हैं, तो आस्ता 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 करके वो सेल खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, जिस चीज में वो डाला है वो चीज स्लो होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो चीज रुक जाती है, वो चलती ही नहीं, तो उस टाइम अगर सेल के अंदर हम वोल्टेज देखते हैं तो वोल्टेज जीरो होती है, ठीक। ये हमें पता है, क्यों? क्योंकि जब हमने सेल लाया था उसमें ये रिएक्शन हो रही थी, रिएक्शन हो रही थी तो कॉपर 2+ और जिंक आयन की कंसंट्रेशन चेंज हो रही थी, ठीक। अब जब सेल डेड हो गया उस टाइम क्या होगा, अब देखो सेल करंट कैसे दे रहा है, जब Cu2+ आयन की कंसंट्रेशन और Zn2+ आयन की कंसंट्रेशन जो है
जब ये चेंज हो रही है, मतलब Zn2+ की बढ़ रही है, Cu2+ की घट रही है, जब ये चेंजेस हो रही हैं तब सेल करंट दे रहा है। ठीक, अगर ये चेंज होना बंद हो जाए, मतलब ना Cu2+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को कुछ हो, ना ही Zn2+ की आयन की कॉन्सेंट्रेशन को कुछ ना हो, चेंज होना बंद हो जाए, उस टाइम हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, तो मतलब इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर रहे, मतलब करंट ही नहीं होगा। तो वही मैंने यहां लिखा है कि कुछ टाइम बाद क्या होगा, हम ये नोट करते हैं कि देयर इज नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ एंड Cu2+। कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि वो सेल खत्म हो जाता है, उस टाइम होता क्या है, Zn2+ और Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चेंज नहीं होता। उसी टाइम अगर हम चेक करें, एट द सेम टाइम वोल्ट मीटर गिव्स जीरो रीडिंग, अगर हम उस टाइम वोल्ट मीटर लगा के चेक करें तो वोल्ट मीटर हमें जीरो रीडिंग देता है। ठीक, अब देखो इसके बाद एक्चुअल में कहानी स्टार्ट होती है। अब देखो ये जब हो जाता है, जब सेल डेड हो जाता है, ठीक, जब आयन की कॉन्सेंट, मतलब जो ये जो आयन्स है ना, Cu2+, Zn2+, इनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाती है। इस स्टेज पे हम ये बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया है। देखो, दिस इंडिकेट्स इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड। ठीक है, इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम आ गया है, जितनी रिएक्शन होनी थी उतनी हो गई है, अब और नहीं होगी। ठीक है, उस टाइम हम ये बोलते हैं कि क्या हो गया, इस रिएक्शन के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया है, मतलब जितनी स्पीड से ये यहां से यहां जा रहे हैं उतनी स्पीड से इधर भी आ रहे हैं। ओवरऑल आपको ये तो पता है, इक्विलिब्रियम जब आता है ना तो कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं दिखता है, मतलब ऐसा लगता है कि कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो ही नहीं रहा। तो वही काम हो गया जब सेल स्टार्टिंग में चल रहा था, आस्ते आस्ते चलते जब उन मतलब ऐसा हुआ कि इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक, यहां से इस रिएक्शन में यहां से यहां जाने वाला सिस्टम, यहां से यहां जाने वाली स्पीड यहां से यहां जाने वाली स्पीड के बराबर हो गई। ठीक, इक्विलिब्रियम आ गया। उस टाइम क्या होगा आपको पता है, उस टाइम हमें यही लगेगा कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं हो रही। तो आपको पता है अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ और Cu2+ चेंज नहीं होगी तो उस टाइम क्या होगा, सेल कोई वोल्टेज नहीं देगा, क्योंकि वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रही है, वोल्टेज डिपेंड कर रही है अगर Cu2+ जो है ये डिक्रीज हो रहे हैं, Zn2+ इंक्रीज हो रहे हैं। आपको पता है जब ये डिक्रीज और इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज और इंक्रीज क्यों होते हैं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से। तो आपको पता है अगर इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी मूव नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो करंट भी पैदा नहीं होगा, तो सेल डेड हो जाएगा। ठीक, तो उस टाइम हम ये बोलते हैं, जब सेल डेड हो जाता है उस टाइम हम ये बोलते हैं कि ये जो रिएक्शन सेल के अंदर हो रही है, इस रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आ गया है। ठीक है, दिस इंडिकेट्स इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड, मतलब इसका मतलब है कि मतलब ये क्या इंडिकेट करता है, जब सेल डेड हो जाता है, ठीक है, जब सेल के अंदर कंसंट्रेशन चेंज होना रुक जाता है, उस टाइम हम ये बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया है। ठीक, अब देखो इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, देखो यहां लिख सकते हो, इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन के अंदर हम क्या बोलते हैं, इन दिस सिचुएशन नन्स्ट इक्वेशन को हम अप्लाई करते हैं, द नन्स्ट इक्वेशन। ठीक है, द नन्स्ट इक्वेशन may be written as, ठीक, written as कैसे लिख सकते हैं नन्स्ट इक्वेशन को इस सिचुएशन में, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हुआ क्या, हम सेल में से क्या ले रहे थे, वोल्टेज ले रहे थे, मतलब हम सेल को किसी छोटी टॉय कार में डाल के चला रहे थे या फिर किसी टॉर्च में डाल के चला रहे थे। ठीक है, तो हमने चला के रखा उसको, आस्ता करके क्या हो रहा है, आपको पता है सेल के अंदर क्या होता है, रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन में क्या होती है, Cu2+ और Zi2+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होता है। ठीक, जैसे हम टॉर्च में डाल के चला रहे थे, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा था आस्ता करके। एक टाइम ऐसा आया आस्ता करके कि वो जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज है वो बंद हो गया। ठीक, चेंज बंद हो गया, तो जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन में चेंज बंद होगा तो उस टाइम जो है सेल जो है वो स्टॉप हो जाएगा, सेल के अंदर से करंट भी फ्लो नहीं होगा, जिस चीज के अंदर हमने सेल डाला है वो चीज भी बंद हो जाएगी। ठीक, उस टाइम यहां मैंने लिखा है बीच में कि वोल्ट मीटर पे अगर हम उस सेल को चेक करें तो वोल्टेज 0 दिखाएगा वोल्ट मीटर। ठीक, तो सेल डेड हो गया। उस केस में उस टाइम पे जब सेल डेड हो जाता है, जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाता है, उस टाइम हम ये बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया है सेल की रिएक्शन के अंदर। ठीक, अब देखो जब इक्विलिब्रियम आ गया है, इस इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सेल के ऊपर नन्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। अब आपको पता है नन्स्ट इक्वेशन होती क्या है, नन्स्ट इक्वेशन स्टार्ट कहां से होती है, ई सेल से। देखो ये सेल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ना, ये मैंने अभी आपको बताया था ना, ये देखो ये सेल है,
सेल के ऊपर अप्लाई करने। तो एक सेल के लिए नॉनस्ट इक्वेशन मैंने आपको बताया था ई सेल होती है, ठीक, ई सेल से स्टार्ट होती है। ई सेल इज इक्वल टू ये होता है ई नॉट सेल माइनस कुछ करके, मतलब माइनस ऐसा होता है 2.303 RT बाई NF लॉग, ठीक है। ये अभी मैं लिख के आपको समझाऊंगा, अभी मैं आपको बस इतना समझा रहा हूं, ये आपको लिखना नहीं है अभी, ठीक। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि नॉनस्ट इक्वेशन जो है एक सेल के लिए कहां से स्टार्ट होती है, ई सेल से। अब देखो जब रिएक्शन हो रही थी यहां, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस और Cu2 प्लस चेंज हो रही थी, उस टाइम वोल्टेज थी, मतलब उस टाइम हम बोलेंगे ई सेल की कुछ ना कुछ वैल्यू थी। जब रिएक्शन हो रही थी, जब वोल्टेज, वोल्ट मीटर ने जब वोल्टेज को जीरो नहीं शो किया था, रिएक्शन हो रही थी, Zn2 प्लस और Cu2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा था, उस टाइम हम बोलेंगे कि वोल्टेज जो थी ना ये जीरो नहीं थी, वोल्टेज कुछ ना कुछ थी। अब जब सेल स्टॉप हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया, वोल्ट मीटर कोई वोल्टेज नहीं शो कर रहा, तो उस टाइम ये वोल्टेज, देखो ये सेल वोल्टेज ही है ना, ये ई सेल क्या है, सेल वोल्टेज है, सेल वोल्टेज है, तो ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है, जब इक्विलिब्रियम आ गया तो आपने खुद ही देखा, यहां लिखा हुआ है कि उस टाइम वोल्ट मीटर पे जीरो रीडिंग आ गई। तो वोल्ट मीटर पे जो वोल्टेज आती है वो वोल्टेज ही होती, ई सेल ही होता है। ई सेल क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज ही होता है। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही थी, बंद हो गई, वोल्टेज जीरो हो गई, ठीक, ई सेल जीरो हो जाएगा। अब आप एक काम करो, इसको पहले लिख लो, फिर हम इसको साफ करते हैं, फिर हम ये नॉनस्ट इक्वेशन को अप्लाई करके देखते हैं, ठीक। अभी देखो एक बार फिर से फोकस करना है, मुझे उम्मीद है आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो आपको पता है हमने रिएक्शन कौन सी लिखी थी, हमने रिएक्शन लिखी थी Zn प्लस Cu2 प्लस, यहां से बन रहा है Zn2 प्लस प्लस Cu, ये, ठीक। इस बेस पे हम सेल बना रहे थे, डेनियल सेल, ठीक है। अब देखो जब इसकी वोल्टेज वोल्ट मीटर पे जीरो हो गई, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि इसका ई नॉट नहीं, ई सेल जो है वो जीरो हो गया, ऐसा बोल सकते हैं, इसका ई सेल जीरो हो गया, ये बोल सकते हैं, क्योंकि ई सेल ही तो सेल वोल्टेज होती है। तो जब रिएक्शन रुक गई, ये जो आपने लिखना है ना, ये उसके आगे लिखना है, जो अभी मैंने लिखवाया ना उसके आगे, ठीक। तो देखो यहां अभी हमने रिएक्शन देखी ना, रिएक्शन में इनकी कॉन्सेंट्रेशन में इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक। तो रिएक्शन में क्या हुआ, जिंक प्लस और कॉपर 2 प्लस, जिंक 2 प्लस और कॉपर 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होना बंद हो गया। अब क्या होगा, जब चेंज होना बंद हो जाएगा तो वोल्ट मीटर पे जीरो रीडिंग आएगी, तो वोल्ट मीटर पे जीरो, वोल्ट मीटर पे ये रीडिंग आती है ई सेल की, तो ये जीरो हो गई, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ई सेल की वैल्यू जो है वो क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो जल्दी। ई सेल जीरो आया, तो ई सेल की वैल्यू, ये ई सेल एक्चुअल में इसको अगर हम नॉनस्ट इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो ई सेल इज इक्वल टू ये होता है ना, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग। देखो ई सेल निकालने के लिए लॉग के आगे क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये लिखते हैं ना। तो आपको पता है कॉपर सॉलिड है यहाँ, ठीक, ये जिंक भी सॉलिड है, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन अगर हम लिखें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है, हम इन दोनों की लिख के एक बार देख लेते हैं। देखो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cu डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Zn इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताया नॉनस्ट इक्वेशन ऐसे ही लिखी जाती है, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब आपको पता है कॉपर सॉलिड है और जिंक सॉलिड है, इनकी कंसंट्रेशन यूनिटी होगी, तो ये कॉपर की कंसंट्रेशन यहां से कट जाएगी, ये 1 ने दोनों कट जाएंगे, तो ओवरऑल जो हम लिखेंगे ना, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, ये आएगा। ये हमने नॉनस्ट इक्वेशन को अप्लाई कर दिया है, कुछ भी नहीं है, इस रिएक्शन के ऊपर अप्लाई किया है, ठीक। और ई सेल जो होता है ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर, बस यही है और कुछ नहीं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। आपको पता है जब रिएक्शंस के अंदर इनकी कंसंट्रेशन चेंज होना रुक जाएगी तो उस टाइम वोल्ट मीटर पे जीरो रीडिंग आएगी, सेल में से करंट नहीं आएगा, ठीक। तो अगर करंट नहीं आएगा तो मतलब ई सेल जीरो, मतलब सेल वोल्टेज जीरो, तो यहां इसके आगे नॉनस्ट इक्वेशन की लिखो, इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, ये आपको कल मैंने लिखना सिखाया था, ठीक। तो ये बराबर हो गई नॉन, मतलब ई सेल इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो। अब ये इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो है, तो यहां से हम इसको जीरो को हटाने के लिए इस ई नॉट सेल को यहां से निकाल सकते हैं। ई नॉट सेल को अगर निकालेंगे बाहर
तो इज इक्वल टू करेंगे तो ये माइनस वाली रकम उधर लिखेंगे ना, प्लस वाली हो जाएगी, तो हो जाएगी 2.303 RT बाई NF। एन की जगह क्या आएगा बोलो जल्दी। इस रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो एन की जगह यहाँ 2 आएगा, 2F। ठीक, और लॉग जो है वो Zn2 प्लस डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस ये आएगा। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ई नॉट सेल हमने निकाल दिया। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि किसी रिएक्शन के लिए अगर सपोज हमारे पास A प्लस बी करके C प्लस डी है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को कैसे लिखा जाता है, C की कंसंट्रेशन इंटू डी की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई A की कंसंट्रेशन इंटू बी की कंसंट्रेशन, ऐसे। अब देखो अभी हमने यहां भी हमने कुछ ऐसा ही लिखा था, इन दोनों की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई इन दोनों की कंसंट्रेशन पहले लिखा, फिर हमने बोला जो सॉलिड है उनको काट दो। तो अगर सपोज मैं बोल देता हूं यहां से A सॉलिड है, यहां से D सॉलिड है, तो A और D कट जाएगा, तो KC किसके बराबर आ जाएगा, C डिवाइडेड बाई B। क्यों कटा आपको पता है, कल के लेक्चर में बताया था, क्योंकि प्योर सॉलिड्स की कंसंट्रेशन यूनिटी होती है, 1 होता है, तो इसकी भी 1 इसकी भी 1, ये तो उड़ जाएंगे यहां से, तो ऐसा आएगा। तो अब आप यहां से बोल सकते हो कि देखो ये भी प्रोडक्ट है, मतलब ये वाला प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट यहां लिखा है, देखो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यहां भी देखो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है, यहां भी देखो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होती है ना, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है, ये एक्चुअल में किसके बराबर होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं वही यहां लिख रहा हूं कि इतना तो ठीक है, बट एट इक्विलिब्रियम हमें पता है ये जो काम हम कर रहे हैं ये हम इक्विलिब्रियम पे कर रहे हैं। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम ये होगा Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस आयंस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Kc हो जाएगा। ठीक, Kc हो जाएगा, और ये Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, आपको ये पता है कि जब इक्विलिब्रियम आता है ना, उस टाइम एक कांस्टेंट वहां यूज होता है जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। उसको K से भी रिप्रेजेंट कर दे, कभी Kc से भी कर देते हैं। ठीक, तो किसी किसी बुक पे Kc से किया है, किसी किसी बुक पे सिर्फ K से किया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको पता है, ये मैंने आपको समझा दिया कि ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है, यहां भी हमने देखा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन Kc के बराबर होता है। इस रिएक्शन के अंदर भी वही कर रहे हैं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो ये हमें पता है कि इक्विलिब्रियम जब आएगा उस टाइम Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, ये वाली चीज किसके बराबर हो जाएगी, Kc के। बस अब इस Kc को उठा के लॉग के आगे पुट कर दो, तो क्या आएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT बाई 2F लॉग इस पूरे की जगह क्या लिखूंगा, Kc, लॉग Kc, बस ये आ गया। ठीक है, तो ये देखो ये रिलेशन आ गया ना हमारे पास, ये रिलेशन हमारे पास आ गया। हमने नन्स्ट इक्वेशन में से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने की कोशिश की। ठीक है, नन्स्ट इक्वेशन में से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने की कोशिश की। देखो ये जो रिलेशन है इसमें से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकाल सकते हैं। हमने अप्लाई क्या किया, हमने अप्लाई की नन्स्ट इक्वेशन। देखो ऊपर यही लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नन्स्ट इक्वेशन। हमने रिएक्शन के ऊपर नन्स्ट इक्वेशन अप्लाई की और वहां से हमने एक्चुअल में Kc की वैल्यू निकालने की कोशिश की। ठीक है, हमने Kc की वैल्यू निकालने की कोशिश की। इस इक्वेशन से क्या हम Kc की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आप लिख सकते हो यहां कि ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड, ठीक है, टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम ई नॉट। मतलब ई नॉट सेल अगर हमें दिया हुआ है, देखो ई नॉट सेल दिया हुआ है, तो हम यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मुझे यहां से सीधा ये निकालना हो, देखो ये हमारे पास इक्वेशन कैसी है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT बाई 2F log Kc, ये है ना। ठीक है, तो हम यहां से log Kc की वैल्यू अगर निकालें तो आपको पता है क्या होगा, इसको पहले क्रॉस मल्टीपल करो, ई नॉट सेल इंटू 2F करो, ई नॉट सेल इंटू 2F करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2.303 RT log Kc, ये आ जाएगा। और अगर यहां से log Kc को उठाएं, इधर रखें, देखो log Kc को अगर हम निकालें तो ये वाली ऊपर आ जाएगी, ई नॉट सेल इंटू 2F आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2.303 RT आ जाएगा। ठीक है, log Kc को हमने निकाल दिया। अब देखो यहां से हम सारी वैल्यूज यहां पुट करेंगे तो Kc की वैल्यू यहां से कैसे निकलेगी,
के सी इज इक्वल टू इस सारे का एंटी लॉग लेंगे। आपको पता है लॉग को खत्म करने के लिए हम एंटी लॉग यूज करते हैं। अगर हमें यहां से के सी की वैल्यू निकालनी है, या तो आप ये इक्वेशन लिख लो, ये भी ठीक है। इस इक्वेशन में आप ये सारी वैल्यूज पुट करो। देखो कौन कौन सी वैल्यूज, ई नॉट सेल की वैल्यू, एफ की वैल्यू, टी की वैल्यू, आर की वैल्यू पुट करोगे तो यहां से लॉग केसी की वैल्यू आएगी। जो लॉग केसी की वैल्यू आएगी उसको एंटी लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो केसी की वैल्यू आ जाएगी। तो सीधा आप ये भी लिख सकते हो कि यहां से हम लॉग केसी निकाल सकते हैं, ठीक है, ई नॉट सेल का यूज करके। ठीक, तभी हमने ऊपर लिखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नंस्ट इक्वेशन, मतलब नंस्ट इक्वेशन का यूज करके हम इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो देखो नंस्ट इक्वेशन का यूज किया तो इसको हमने केसी में कन्वर्ट कर दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बना दिया। अब देखो केसी करना है तो एंटी लॉग इस सारे का लेना पड़ेगा, एंटी लॉग ऑफ ई नॉट सेल इंटू 2f डिवाइडेड बाई 2.303 RT। ये इसका देखो, इसका एंटी लॉग तो हो नहीं सकता, ये सारी वैल्यूज पुट करके जो वैल्यू आएगी ना उस वैल्यू का एंटी लॉग देखेंगे तो केसी की वैल्यू हमें मिल जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। तो बस यही हमें करना था कि केसी की वैल्यू को कैसे निकालें किसी रिएक्शन के लिए नंस्ट इक्वेशन को यूज करके। तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपको लिख लेना है। एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है कि बताओ रिलेशन ई नॉट सेल में और केसी में क्या रिलेशन है, तो ये इक्वेशन आपको हो सकता है वहां ऑप्शन में मिल जाए, या फिर आपको ये तो ये वही है, या तो ये मिल जाएगी ऑप्शंस में, ये मिल जाएगी, या फिर ये मिल जाएगी, या फिर ये मिल जाएगी इक्वेशन। ठीक, ऐसी इक्वेशन आपको ऑप्शन में मिल सकती है। तो अगर ये आपको पता है तो आगे तो आप खुद ही कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। तो ये आप बोलोगे ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी में और ई नॉट सेल में रिलेशन जो है वो निकलता है यूजिंग नंस्ट इक्वेशन। ठीक, ये आपको करना है। अब देखो अगर मैं ये करूं कि आपको पता है ना, अगर इस इक्वेशन को मैं कन्वर्ट करना चाहूं इस इक्वेशन को, ये देखो ये सारी इक्वेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ लॉग इसकी जगह लॉग केसी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूं? देखो अगर मुझे क्या करना हो एट 25 डिग्री सेल्सियस, रुक जाओ, देखो आपको मैंने कल भी बताया था ना कि 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन टेम्परेचर पे हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो अगर मैं क्या करूं, ई नॉट सेल को यहां रखूं, देखो ई नॉट सेल को मैंने यहां रखा इज इक्वल टू, यहां वैल्यू पुट कर दूं 2.303 इंटू आर की वैल्यू में यहां 8.314 पुट कर दूं, टी की वैल्यू 298 केल्विन, एफ की वैल्यू 96500, ये सारा कुछ पुट करूं तो आपको पता है इन सबको मल्टीपल करके क्या आता है, इन सबको मल्टीपल करके आता है 0.0591 डिवाइडेड बाई वही n जो है ना, n की जगह यहां 2 लिखा है ना तो इसको 2 ही रहने दो, ठीक, या n रख दो। देखो n ना जनरली अगर हम बनाए जनरली तो ये 2 क्या है, ये 2 एक्चुअल में n है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको n कर दो। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n लॉग केसी। एक ये भी रिलेशन आता है एट 298 केल्विन, ये भी लिख सकते हो। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है या फिर 298 केल्विन को 25 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं, तो इस टेम्परेचर पे ई नॉट सेल जो है वो इसके बराबर आता है, ठीक। ये इस टाइम भी हम लॉग केसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन भी आप लिख लो, एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है 0.0591591 बाई n लॉग केसी। तो यहां से भी हम लॉग केसी की वैल्यू मतलब केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं ये यूज करके, ठीक। और n क्या होगा, रिएक्शन के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं वही, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहां से आप ये लिख सकते हो कि 10 इफ वी नो ये क्या चीज है, ई नॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ईएमएफ है, ठीक है। इफ वी नो स्टैंडर्ड ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ, अगर हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू पता है, वी कैन कैलकुलेट हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक। तो बस यही टॉपिक था इतना सा कि हम नंस्ट इक्वेशन का यूज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सारा समझ में आया होगा। एक ही इक्वेशन ये वाली है, इसी को ही बाकी में कन्वर्ट किया हुआ है, कुछ खास चीज नहीं है, ठीक। तो अब आपने अगर इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो ये आपको पता है कि ये कैसे आया होगा, ठीक है। ये आपको पता है ये डिवाइडेड बाय ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, तो एक की कंसंट्रेशन सॉलिड थी उसको 1 कर दिया, काट दिया, जो बच गई उनको यहां रख दिया, ठीक। ऐसे करना है। और यहां से न्यूमेरिकल एग्जाम में आने के चांसेस कम होते हैं। कौन सा एग्जाम? अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड वाला, क्योंकि यहां एंटी लॉग का यूज होता है,
ठीक है। एंटी लॉग का यूज होता है तो एंटी लॉग टेबल होता है, टेबल के अंदर वैल्यू देखनी पड़ती है, आपको पता है। और एंटी लॉग निकालने का आसान तरीका भी होता है, मैं आपको किसी और वीडियो के अंदर बताऊंगा, किसी और लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ एंटी लॉग यूज होता है, तो इसलिए यहाँ से न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं कम आते हैं। बस आपको रिलेशन कम, मतलब ये जो रिलेशन है ना ई नॉट सेल और ये, इसका रिलेशन पता होना चाहिए और डिराइव करना भी आना चाहिए, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब सेल चलता है ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है, फिर इक्विलिब्रियम पे वोल्टमीटर 0 रीडिंग देता है, ठीक है। तो उस टाइम हम ये बोलते हैं कि ई सेल जो है 0 हो गया, तो यहाँ नॉन इक्वेशन पुट करेंगे तो ऐसे निकलेगा, डिराइव करना भी आना चाहिए, ठीक। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी बेस पे एक दो क्वेश्चंस देखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या हम उनको कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। इसको हटा दें, फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो अभी आप ये क्वेश्चन देखो, ये इसी बेस पे जो अभी हमने फार्मूला देखा, ठीक। तो देखो यहां एक सेल रिएक्शन हमें दी हुई है, ठीक है। सेल रिएक्शन क्या है? सेल रिएक्शन है हमारी कॉपर प्लस, ऐसे करके कुछ दिया है, कॉपर प्लस से बन रहा है हमारे पास कॉपर प्लस कॉपर 2+, ये बन रहा है, ठीक है। यहां 2 लिखा हुआ है, ठीक है, यहां 2 लिखा हुआ है, यहां सॉलिड लिखा हुआ है, यहां एक्वस लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो आगे बोला गया है कि इस रिएक्शन के लिए हमें सेल पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है, मतलब इस रिएक्शन के लिए हमें ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है, और ये दी हुई है हमें कितनी, 0.36 वोल्ट, ठीक, ये दी हुई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां से हमें क्या करना है, यहां से क्या निकालना है, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो देखो यहां टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो जहां टेम्परेचर नहीं दिया होगा ना, आपको 25 डिग्री सेल्सियस ही मानना है, ठीक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का फार्मूला अभी हमने देखा था, क्या होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है ना, तो 0.0591 अपॉन n log kc, ये हमने अभी फार्मूला बनाया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से पहले log kc को बाहर निकालो। तो log kc को निकालने के लिए आपको पता है, इसको पहले क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ई नॉट सेल इंटू एन आएगा, इज इक्वल टू 0.0591 log kc, ये आएगा। तो यहां से log kc को निकालेंगे ना, log kc इज इक्वल टू ई नॉट सेल इंटू एन डिवाइडेड बाई 0.0591, ये एक फार्मूला है, इसको आप एज इट इज याद भी रख सकते हो और निकाल भी सकते हो, ठीक। अब देखो log kc मतलब हमें kc की वैल्यू निकालनी है, यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, बाकी वैल्यूज हमारे पास हैं। ई नॉट सेल की वैल्यू है, n की वैल्यू, n होता क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, तो उसको हम इस रिएक्शन के अंदर से निकाल सकते हैं, ठीक है। n की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। देखो यहां क्या हो रहा है, यहां से एक बार कॉपर बन रहा है, एक बार यहां से क्या हो रहा है, Cu2+ बन रहा है। मतलब ओवरऑल ये रिएक्शन जो है ना, इसको हम दो पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो एक बार Cu+ से Cu2+ बन रहा है, एक बार Cu+ से Cu बन रहा है, ठीक है। तो अब आपको पता है अगर Cu+ से Cu2+ बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है, लॉस होगा, ठीक। और दूसरा यहां क्या हो रहा है, कॉपर प्लस से कॉपर बन रहा है, तो कॉपर प्लस से कॉपर कैसे बन सकता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है, ये। तो अब अगर आप यहां चेक करो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं इस पूरी रिएक्शन के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन, ये मतलब ओवरऑल ये एक इलेक्ट्रॉन जो इधर इन्वॉल्व है ना, वही इधर है, मतलब ओवरऑल n इज इक्वल टू 1 है, एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ठीक। समझ में आ गया आपको, ठीक। यहां इसके आगे मैंने +1 इलेक्ट्रॉन लिखा है, ठीक। यहां ये कॉपर 2+ है ना, +1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, वही इलेक्ट्रॉन यहां यूज होगा। तो इस रिएक्शन के अंदर ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यहां सिर्फ ये कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है यही पता करना थोड़ा सा है। वो आपको पता है, उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट करके पता कर सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। तो n की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, बस बाकी कुछ करना ही नहीं। log kc जो है इसकी वैल्यू ये होती है, तो ई नॉट सेल हमें दिया हुआ है 0.36 वोल्ट, ठीक है, इनटू n की वैल्यू हमने निकाल ली 1 डिवाइडेड बाई 0.0591, ये, ठीक। तो इसको अगर आप मल्टीपल करोगे 0.36 डिवाइडेड बाई 0.0591, ये आएगा, ठीक, 0.36 डिवाइडेड बाई 0.0591, ठीक है। तो यहां से हमारे पास
ये जो चीज आ जाएगी यहां से आ जाएगी हमारे पास log Kc की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.36 डिवाइडेड बाई 0.0591, ये आ जाएगा log Kc। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे आगे। अब हमें अगर Kc की वैल्यू निकालनी है, पहले देखो, पहले तो हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो आएगा ना, जो आएगा, ठीक है, डिवाइड करके जो आएगा, सपोज यहां कुछ आया, ये आया सपोज, ठीक। अब ये जो डिवाइड करके आया उसका मतलब है कि log Kc की वैल्यू वो वाली आई। अब Kc की कैसे निकालेंगे, Kc इज इक्वल टू ये जो आई ना वैल्यू यहां, इसको डिवाइड करके उसका हम एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ वो इसी को ही रख लेते हैं, तो 0.36 डिवाइडेड बाई 0.0591। तो एंटी लॉग टेबल में वैल्यू देखेंगे तो Kc की वैल्यू यहां से आ जाएगी। तो यहां से न्यूमेरिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एंटी लॉग एग्जाम में दिया नहीं होता है, ठीक। लेकिन आपको कभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में या उसके आगे वाले लेक्चर में एंटी लॉग जो है उसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे एंटी लॉग को निकाला जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, ठीक है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि Kc की वैल्यू निकालें कैसे, ठीक। तो Kc की वैल्यू यहां से एंटी लॉग ऑफ ये करोगे तो आपको Kc की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे हम किसी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकाल सकते, क्या यूज करके, नॉन्स्ट इक्वेशन का यूज करके, ठीक। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इस बेस पे हम यही एक क्वेश्चन कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हटा देते। तो अभी आप टॉपिक नेक्स्ट वाला लिख लो, गिव्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है और न्यूमेरिकल टाइप भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसको करने की कोशिश करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, ठीक। तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ खास नहीं है। आपको कुछ ना कुछ तो गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पता होगा, थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा है, मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको बस कुछ चीजें बताऊंगा, तो बिल्कुल सिंपल चीजें। आपको एक पॉइंट पहले ऐड करना है, ठीक है। पहले पॉइंट क्या ऐड करना है, लिखो, when a cell reaction takes place, when a cell reaction takes place, आपको पता है जब एक सेल रिएक्शन होती है तो हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। जब एक सेल रिएक्शन होती है वहां से हमें मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इतना सिंपल है। जब एक सेल रिएक्शन होती है, आपको पता है जब सेल के अंदर रिएक्शन होती है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों काम होते हैं। तो वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से हमें करंट मिलता है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हो, ठीक। तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब एक पॉइंट और लिखो, आपको समझ में आएगा। द इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क thus done by the cell, thus done by the सिस्टम, या फिर सेल लिख लो। यहां सिस्टम जो है ना वो सेल है। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो आपको सिस्टम का पता होगा, सिस्टम क्या चीज होती है। यहां जो सिस्टम है वो हमारा सेल है। द इलेक्ट्रिकल वर्क thus done by the cell, ठीक है, रिजल्ट्स इन corresponding decrease in, results in corresponding decrease in free energy, ठीक है, फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इतना लिखो, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगा। अभी देखो इसको समझते हैं। तो यहां मैंने क्या लिखा है कि व्हेन अ सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस, मतलब जब एक सेल रिएक्शन होती है, एक सेल के अंदर जब एक सेल की रिएक्शन होती है उस टाइम आपको पता है वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब एक सेल रिएक्शन होती है मतलब एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये हमें पता है। अब देखो, अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेल के अंदर से प्रोड्यूस होती है वहां क्या है, यहां मैंने लिखा है द इलेक्ट्रिकल वर्क thus done by the system, done by the cell results in corresponding decrease in free energy of the system। अब देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। पहले देखो एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम मतलब यहां सेल, हमारा सेल है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में आपको पता होगा सिस्टम क्या होता है। सपोज हमारा ये सेल है, ठीक।
तो सेल के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, आपको पता है सेल के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, सेल के अंदर हो रही है हमारे पास रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और वहां से ओवरऑल एक ही रिएक्शन हो रही है जिसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और आपको पता है इस रिडॉक्स रिएक्शन के होने से सेल के अंदर कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, सेल के अंदर केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, सेल के अंदर केमिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है और उसको सेल किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो अब आप देखो, पहले ये समझो गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है। ठीक है, फ्री एनर्जी होती क्या है। ठीक है, देखो सेल के अंदर कितनी ऐसी एनर्जी है, ये जो हमारा सेल है इसके अंदर कितनी ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से ये सेल यहां से वोल्टेज दे सकता है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं फ्री एनर्जी। आप खुद सोचो, सेल के अंदर यहां केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो इसके पास अपनी एनर्जी है, सेल के पास अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी है। देखो ना, सेल अपने आप काम करता है तो सेल के पास अपनी अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी है जिसकी वजह से जो हमें वोल्टेज दे रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। देखो सेल है, उसके अंदर रिएक्शंस हो रही हैं और रिएक्शंस जो हो रही हैं वहां से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, केमिकल एनर्जी। तो हम ये बोलेंगे सेल के पास अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी है जिसकी वजह से सेल हमें वोल्टेज दे रहा है, सेल हमारी किसी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को चला रहा है। ठीक है, तो अब देखो सेल के अंदर जितनी एनर्जी है, जिस एनर्जी से हमें वो वोल्टेज दे सकता है उस एनर्जी को हम बोलते हैं फ्री एनर्जी। ठीक, या फिर गिब्स फ्री एनर्जी। इतना समझ में आया आपको। तो आप क्या बोलोगे, सेल के अंदर केमिकल एनर्जी है, ठीक है, उस वजह से हमें वो वोल्टेज देता है। ठीक, मतलब सेल के पास अपनी एनर्जी है, उसको बोल दो उसके पास फ्री एनर्जी है, मतलब अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी है जिसकी वजह से वो हमें वोल्टेज दे रहा है। वो जो फ्री एनर्जी है इसको गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। ठीक, और ये जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, जो सेल के पास अपनी एनर्जी है जिसकी वजह से हमें वो वोल्टेज दे रहा है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, या फिर कभी कभी सिर्फ फ्री एनर्जी बोलते हैं। उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। ठीक है, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आना चाहिए। और अगर फ्री एनर्जी चेंज देखते हैं तो उसको हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डेल्टा जी ये थर्मोडायनेमिक का कंसेप्ट है। ठीक, अब देखो, जब सेल हमें वोल्टेज यहां से देता है, जब हम सेल से वोल्टेज को बाहर निकालते हैं, ठीक है, जब हम सेल से वोल्टेज को कैसे बाहर निकालते हैं, ये सोचो, सेल को वोल्टेज से कैसे बाहर निकाला जाता है। आगे यहां कोई मोटर लगा दो या यहां कुछ और लगा दो जिसकी वजह से सेल के अंदर से वोल्टेज बाहर निकलेगी। ठीक, अब मुझे आप बताओ, सेल के अंदर केमिकल एनर्जी है तो मतलब सेल के अंदर क्या है, फ्री एनर्जी है। सेल के अंदर फ्री एनर्जी है, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से सेल हमें वोल्टेज देता है। जब हम सेल की वोल्टेज को बाहर निकालेंगे, सेल से वोल्टेज को निकालेंगे, तो वो जो फ्री एनर्जी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आप खुद सोचो, सेल के अंदर केमिकल एनर्जी है, जब हम उस केमिकल एनर्जी को आस्ता आस्ता करके वोल्टेज के थ्रू बाहर निकालेंगे, उसकी वोल्टेज लेंगे, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बाहर निकालेंगे, तो आस्ता आस्ता वो केमिकल एनर्जी कम होती जाएगी। क्योंकि केमिकल एनर्जी किस वजह से हो रही है, किस वजह से आ रही है, रिएक्शंस होने की वजह से। तो आपको अभी मैंने बताया कुछ टाइम के बाद सेल के अंदर रिएक्शंस बंद हो जाती हैं, रिएक्शंस बंद हो जाएंगी तो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होना भी बंद हो जाएगी, तो सेल बंद हो जाएगा। तो आप बोलोगे सेल के अंदर कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। ठीक, जिसको हम फ्री एनर्जी बोलते हैं, कि सेल के अंदर फ्री एनर्जी है, जिसको गिब्स फ्री एनर्जी भी बोला जाता है, डेल्टा जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो, जब हम सेल को कनेक्ट करेंगे किसी सर्किट के अंदर, सेल से वोल्टेज को बाहर निकालेंगे, तो सेल के अंदर जो फ्री एनर्जी है, ठीक है, जो केमिकल एनर्जी है, जो केमिकल्स की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप बोलोगे जब हम वोल्टेज बाहर निकालेंगे तो वो केमिकल एनर्जी कम होती जाएगी आस्ता आस्ता। ठीक है, एक ऐसा टाइम आएगा जब सेल आस्ता आस्ता हम चलाते जाएंगे तो सारी वोल्टेज निकलेगी, तो वो केमिकल एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो हम ये बोल रहे हैं कि जब हम सेल को कनेक्ट करेंगे तो उसकी फ्री एनर्जी जो है, जो अंदर उसकी कैपेसिटी है वोल्टेज देने की, उसको फ्री एनर्जी बोलते हैं। और जब हम सेल को किसी चीज के साथ कनेक्ट करेंगे, सेल की वोल्टेज बाहर निकलेगी, सेल से करंट बाहर निकलेगा, वो फ्री एनर्जी जो है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक, यही मैंने इस दूसरे पॉइंट में लिखा है। पढ़ो एक बार। अच्छा, आपको इतना समझ में आया फ्री एनर्जी क्या होती है। देखो, पहला पॉइंट है कि हमें पता है जब एक सेल रिएक्शन होती है, जब एक सेल रिएक्शन होती है तो हमें वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। ठीक है, जब एक सेल के अंदर रिएक्शन होती है वहां से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब देखो, जब हमें सेल के अंदर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी तो सेल की एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। जब हम सेल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं तो सेल के अंदर जो एनर्जी है उसको बोलते हैं फ्री एनर्जी। ठीक, फ्री एनर्जी। ठीक, तो फ्री एनर्जी सेल के पास है। देखो कैसे फ्री एनर्जी है। देखो, फ्री एनर्जी ऐसे बोलो कि सेल अपने आप काम करता है ना, तो जो चीज अपने आप काम कर रही है उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी तो है ना, इसी वजह से वो अपने आप काम कर रहा है। तो सेल के पास एक्चुअल में जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, केमिकल एनर्जी होती है।
उसके अंदर रिएक्शंस होती हैं, ठीक, ये आपको पता है। सेल अपने आप काम कर रहा है तो इसके पास फ्री एनर्जी है, ठीक। अब देखो जब हम सेल को किसी जगह कनेक्ट करते हैं तो यहां से हमें वोल्टेज मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जब यहां से हम वोल्टेज को बाहर निकालते रहते हैं तो सेल के अंदर जो है रिएक्शन आस्ता आस्ता स्लो होती रहती हैं, तो सेल के अंदर की जो एनर्जी है जिसको हम फ्री एनर्जी बोल रहे हैं वो रिड्यूस होती रहती है, वो डिक्रीज होती रहती है, ठीक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप एक बार पढ़ो इन दो लाइनों को, आपको देखो क्या समझ में आता है कि जब एक सेल रिएक्शन होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब देखो द इलेक्ट्रिकल वर्क दस डन बाय द सेल, मतलब जो इलेक्ट्रिकल वर्क सेल कर रहा है, फिजिक्स का कंसेप्ट है, मतलब सेल अपनी तरफ से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है उसको इलेक्ट्रिकल वर्क भी बोल सकते हैं, कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वाला काम जो सेल कर रहा है, ठीक है, सेल कर रहा है, रिजल्ट्स इन करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सेल, उससे सेल की एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक। तो यहां सिस्टम के आगे आप सेल लिख लो क्योंकि यहां सिस्टम जो है वो सेल है, ठीक है। तो आप एक बार फिर मैं बता देता हूं कि जब सेल जो है उसको हम कनेक्ट करते हैं तो वहां से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती रहती है, लेकिन उससे होता क्या है, सेल के अंदर की जो फ्री एनर्जी है वो डिक्रीज होती रहती है, ठीक, क्योंकि जैसे रिएक्शन होगी सेल के अंदर, आपको पता है रिएक्शन आस्ता आस्ता स्लो होती जाएंगी, आयंस में चेंजेस होना बंद हो जाएगा, आस्ता आस्ता करके सेल के अंदर की फ्री एनर्जी जो है वो कम होती रहेगी, ठीक। अगर सेल के अंदर की फ्री एनर्जी जो है वो बंद ना हो फिर तो सेल हमेशा इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें देता रहे, ठीक है। तो आपको बस फाइनली याद रखना है कि जब सेल रिएक्शन होती है वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, लेकिन वो वर्क, वो इलेक्ट्रिकल वर्क जो सेल करता है उससे सेल के अंदर की जो फ्री एनर्जी है, सेल की जो फ्री एनर्जी है वो रिड्यूस होती रहती है, ठीक। तो ये पॉइंट पढ़ो, आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रिकल वर्क दस डन बाय द सेल रिजल्ट्स इन करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फ्री एनर्जी ऑफ द सेल, मतलब जो सेल में से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं उससे सेल की एनर्जी आस्ता आस्ता कम होती रहती है, ठीक, सेल की फ्री एनर्जी कम होती रहती है। अब देखो यहां हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, मतलब जब कोई चीज इलेक्ट्रिकल वर्क डन करती है मतलब इलेक्ट्रिसिटी देती है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, यहां इस पॉइंट को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, जब इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलती है तो उस टाइम होता क्या है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी होती है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, मतलब फ्री एनर्जी जो है उसमें चेंज जो आता है वो डिक्रीज वाला चेंज आता है, फ्री एनर्जी अंदर से डिक्रीज होती रहती है, ठीक। अब देखो अब आपको क्या समझना है, अगर मुझे इस सेल की फ्री एनर्जी को बढ़ाना पड़े तो मैं क्या करूंगा, देखो अगर मुझे इस सेल की फ्री एनर्जी को बढ़ाना पड़े तो मैं क्या करूंगा। अब देखो सेल की फ्री एनर्जी डिक्रीज कब हो रही थी, सेल के अंदर की जो एनर्जी है डिक्रीज कब हो रही थी, जब ये सेल अपने आप काम कर रहा था, मतलब मैंने इस सेल को कुछ नहीं किया, मैंने इसको बस कनेक्ट कर दिया किसी सर्किट में, ये अपने आप काम कर रहा था, उस टाइम इस सेल के अंदर की एनर्जी जो है डिक्रीज हो रही थी, इसकी फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, जब सेल अपने आप काम करता है। अपने आप काम करने का मतलब है जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, ठीक। अब देखो इस फ्री एनर्जी को बढ़ाया भी जा सकता है, जो सेल के अंदर फ्री एनर्जी है उसको बढ़ाया भी जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, सपोज मोबाइल की बैटरी जो है उसकी एग्जांपल ले लो, मोबाइल की बैटरी आस्ता आस्ता करके हमें करंट देती रहती है, हमें नहीं मतलब मोबाइल फोन को करंट देती है, हम मोबाइल चलाते रहते हैं। तो अब देखो होता क्या है, जब मोबाइल की बैटरी डेड हो जाती है तो हम बोलते हैं ना कि सारा इलेक्ट्रिकल वर्क उससे हमने ले लिया, सारे जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसने देनी थी दे दी, अब मोबाइल बंद हो गया। अब हम क्या करते हैं, उल्टा उसको चार्ज करते हैं, ठीक। अब आप ये सोचो जब मोबाइल बंद हो गया, सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर निकल गई तो फ्री एनर्जी बहुत डिक्रीज हो गई, मोबाइल की बैटरी की फ्री एनर्जी जो उसके अंदर थी वोल्टेज देने के लिए वो बहुत कम हो गई। अब हम क्या करते हैं, उसको चार्ज पे लगाते हैं, चार्ज पे लगाने से हम क्या करते हैं, चार्ज पे लगाने से देखो जब मोबाइल की बैटरी हमें करंट दे रही थी ना तो वो अपने आप हमें दे रही थी, ठीक है, मतलब वो सिस्टम खुद काम कर रहा था, ठीक। लेकिन जब हमने उसको चार्ज पे लगाया तो हमने सिस्टम पे काम किया, हमने सिस्टम को एनर्जी दी, चार्ज पे लगाने का मतलब है हमने उस बैटरी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, तो हमने उस सिस्टम के ऊपर काम किया, ठीक। तो अब आप खुद सोचो जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस बैटरी को देंगे तो बैटरी की फ्री एनर्जी बढ़ जाएगी, बैटरी की फ्री एनर्जी जो उसके अंदर है फिर से बढ़ जाएगी, फिर से बढ़ने के बाद जब हम चार्ज को हटाएंगे, चार्जर को हटाएंगे तो उस टाइम हमें फिर से बैटरी करंट देना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो अब आपको ये याद रखना है कि अगर सिस्टम की जो फ्री एनर्जी है वो घट रही है, ठीक है, या फिर ऐसा बोल दो अगर कोई सेल है, सेल की बात करेंगे यहाँ, सिस्टम को छोड़ो, सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, अगर सेल है हमारा, ये जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें देता है, ठीक है, अपने आप देता है तो इसकी फ्री एनर्जी घटती रहती है,
ठीक है, घटती रहती है। और अगर जब हम इस सेल को उल्टा चार्ज करते हैं तो हम इसको एनर्जी देते हैं, तो इसकी फ्री एनर्जी बढ़ती है। ठीक, ये याद रखना। वही मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन, जब सेल इलेक्ट्रिकल काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, उस टाइम क्या होता है, फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है। ठीक है, सेल की फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है। अब अगर हमें यह करना हो, देखो यहां एक चीज आपको दिख रही होगी, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा पढ़ा ना, आपको पता होगा ये बाय द सिस्टम है, मतलब ये सेल खुद काम कर रहा है। ये सेल बाय द सिस्टम का मतलब है ये सेल खुद काम कर रहा है, तब इसकी फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक, अब एक चीज आप यहां लिख सकते हो कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन फ्री एनर्जी, इज इक्वल टू इंक्रीज इन फ्री एनर्जी। अगर हम सेल के ऊपर काम करें तो वहां से क्या होगा, सेल की फ्री एनर्जी बढ़ जाएगी। सेल के ऊपर काम करने का मतलब है सेल को उल्टा हम अगर करंट देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, तो केमिकल एनर्जी फिर से प्रोड्यूस होगी, चार्ज होगा जब सेल, वो काम। ठीक है, जब हम सेल को चार्ज करते हैं ना, वो यही होता है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, अंदर फिर से केमिकल प्रोड्यूस हो जाते हैं, फिर से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक, वो मैंने लिखा है कि जब हम वर्क डन ऑन द सिस्टम करेंगे, जब हम इस सेल के ऊपर काम करेंगे, उस टाइम इस सेल की फ्री एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और जब सेल काम करता है, जब उस टाइम क्या होता है, जब सेल खुद काम करता है, उस टाइम क्या होता है, इसके अंदर की फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक, अब देखो, ये तो थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन थी कि जब एक सेल रिएक्शन होती है उस टाइम क्या होता है, हमें वोल्टेज मिलती है और सेल के अंदर की एनर्जी कम होती जाती है। ठीक, मतलब वोल्टेज देने की कैपेसिटी, आप फ्री एनर्जी को बोल दो वोल्टेज देने की कैपेसिटी, सेल के अंदर कैपेसिटी है तभी हमें वोल्टेज मिलती है। ठीक, तो वोल्टेज देने की कैपेसिटी आस्ता आस्ता घटती रहती है, मतलब फ्री एनर्जी घटती रहती है। वही मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन जब होता है, मतलब जब कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी हमें देती है तो उसकी अंदर की फ्री एनर्जी जो है डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, और अगर हमें उसकी फ्री एनर्जी को बढ़ाना पड़े तो हम क्या करते हैं, उस सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, उसको ऊपर से एनर्जी देते हैं। अगर अंदर से एनर्जी मिल रही है हमें तो फ्री एनर्जी घटती है, अगर ऊपर से हम इसको एनर्जी दे रहे हैं तो इसकी फ्री एनर्जी बढ़ सकती है। ठीक है, बढ़ती है। अब देखो मैं यहां लिख देता हूं, हम गैल्वेनिक सेल की यहां बात करें, टेकिंग द केस ऑफ गैल्वेनिक सेल, टेकिंग द केस ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल का अगर हम केस यहां लें तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन, मैं यहां लिख देता हूं टेकिंग द केस ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल का अगर हम यहां केस ले लें, इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होता है इसका, इलेक्ट्रिकल वर्क डन मतलब ये जो गैल्वेनिक सेल जो है ये जब काम करता है, जब हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, ये किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन गैल्वेनिक सेल का किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड के बराबर, एनर्जी प्रोड्यूस्ड। ठीक, मतलब अगर मैं बोलूं कि गैल्वेनिक सेल काम कर रहा है, गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा है, अगर गैल्वेनिक सेल या कोई भी सेल आप बोल दो, जो सारे सेल गैल्वेनिक ही होते हैं ना, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनिक ही होते हैं। अगर गैल्वेनिक सेल जो है वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन कर रहा है, ये फिजिक्स का कंसेप्ट है, अगर गैल्वेनिक सेल काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल काम कर रहा है, तो वो क्या, उससे ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो हमें मिलेगी। वही हमने लिख दिया, अगर इलेक्ट्रिकल वर्क डन कर रहा है गैल्वेनिक सेल तो वहां से हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। ठीक, और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना, ये एक्चुअल में होती क्या है, ये होती है कि ये क्या चीज होती है, ये होती है कि ईएमएफ कितना मिल रहा है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब टोटल वोल्टेज कितनी मिल रही है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, इसका फार्मूला याद रख लो सीधा, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है, जब गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रिकल वर्क डन करता है, तो ये बराबर होती है कि सेल से हमें ईएमएफ कितना मिल रहा है, मतलब मैक्सिमम कितनी वोल्टेज मिल रही है, मल्टीपल बाई, या फिर ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बराबर होती है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल, या फिर इसको ऐसे भी मत करो, सीधा लिख लो, इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो, ठीक है, थ्रू द वायर, ठीक है, मल्टीपल बाई ईएमएफ, ये होता है। ठीक है, आप ये देखो,
जब एक गैल्वेनिक सेल काम करता है तो उसका क्या काम होता है? गैल्वेनिक सेल काम करता है मतलब वो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है, मतलब इलेक्ट्रिकली काम करता है। इलेक्ट्रिकल काम करने का मतलब है वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसका फार्मूला ये होता है कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है एक वायर से, कितना इलेक्ट्रिक, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द वायर, एक वायर से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है और कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। देखो चार्ज फ्लो होगा तभी तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला ये होता है कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज एक वायर से फ्लो हो रहा है मल्टीपल बाई कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ये फार्मूला होता है। ईएमएफ क्या होता है? सेल पोटेंशियल, ठीक, मतलब सेल पोटेंशियल को ईएमएफ बोलते हैं। मैक्सिमम सेल पोटेंशियल जितनी होती है जब सेल कुछ नहीं करता उसको ईएमएफ बोलते हैं, ठीक। अब देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन को मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिकल वर्क डन को मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फिजिक्स की टर्म्स में इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? मैं ये लिख सकता हूं यही इलेक्ट्रिकल चार्ज, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं इलेक्ट्रिकल चार्ज मल्टीपल बाई ईएमएफ, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आपको ये सोचना है कि ये जो चार्ज एक वायर से फ्लो होता है वो क्यों होता है। देखो एक वायर से चार्ज कैसे फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से, ठीक है। अब देखो अगर वायर से 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तो आपको मैंने कल बताया था 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो होते हैं एक वायर से, चार्ज किस वजह से फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अगर वायर के अंदर से 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो वहां से जो चार्ज बनता है वो बनता है 1 फैराडे, ठीक, 1 फैराडे। मैंने आपको कल बताया था 1 फैराडे कितना चार्ज होता है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं 1 फैराडे। अगर मैं बोलूं वायर से n मोल्स फ्लो हो रहे हैं तो चार्ज कितना होगा? n फैराडे, nf, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये फार्मूला मैंने बनाया इलेक्ट्रिकल चार्ज इंटू ईएमएफ, और इलेक्ट्रिकल चार्ज होता क्या एक्चुअल में? इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और अगर मैं बोलूं वायर में 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो चार्ज बनेगा 1f, 1 फैराडे। और अगर n मोल्स फ्लो कर रहे हैं, n मोल्स इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो चार्ज बनेगा nf। तो अब आप एक पॉइंट यहां लिख लो कि अगर हम बात कर रहे हैं कि जब हमने गैल्वेनिक सेल बनाया उसकी जो ये वायर है यहां से n मोल्स इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे इफ n moles of electrons, ठीक है, if n moles of electrons are transferred in the cell reaction, अगर एक सेल रिएक्शन के अंदर n मोल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, ठीक है, देन चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर किसके बराबर होगा? देन चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, तब वायर से जो चार्ज फ्लो होगा वो किसके बराबर होगा? देन चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर आगे इज इक्वल टू कर दो, देखो थ्रू द वायर इज इक्वल टू NF। देखो मैंने अभी आपको बताया चार्ज किसकी वजह से फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो 1f चार्ज होता है। अगर n मोल्स बोल रहे हैं तो n मोल मतलब बहुत सारे, कुछ भी हो सकते हैं, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल। अगर n मोल्स इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो उनकी वजह से चार्ज जो होता है वो होता है NF, ठीक। तो वही मैंने यहां लिखा है कि अगर n, हम सीधा सीधा यहां बात कर रहे हैं कि अगर n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड इन द सेल रिएक्शन, क्योंकि आपको पता है सेल रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं। अगर n मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो चार्ज कितना फ्लो होगा वायर से? चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, उस टाइम चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? NF के बराबर, ठीक। तो देखो ये W इलेक्ट्रिक है ना, W इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ठीक। ये किसके बराबर होता है? मतलब ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन कौन कर रहा है? गैल्वेनिक सेल। ये किसके बराबर होता है कि कितना चार्ज वायर से फ्लो हो रहा है मल्टीपल बाई कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसी को मैंने लिख लिया इलेक्ट्रिकल चार्ज इंटू ईएमएफ। तो हमने यहां बात कर ली है कि अगर हम n मोल्स इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराएं तो चार्ज जो फ्लो होगा वो कितना होगा? NF, ठीक। और अगर मैं साथ में ये भी लिख लूं इफ EMF इज इक्वल टू E सेल,
इफ ईएमएफ इज इक्वल टू ई सेल, हमने ईएमएफ को ई सेल बोल दिया क्योंकि आपको पता है ईएमएफ जो होता है ये होता है ई सेल के बराबर है। ईएमएफ और ई सेल एक ही चीज होती है, ईएमएफ और सेल पोटेंशियल एक ही चीज होती है, ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो अगर ईएमएफ जो है ई सेल है, देखो अब यहां दो चीजें हो रही हैं कि अगर एन मोल ट्रांसफर हो रहे हैं, एन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वहां से चार्ज कितना बनेगा, एनएफ। और जो दूसरा जो ईएमएफ है उसको हमने बोल दिया ई सेल, ये ई सेल के बराबर है। तो उस टाइम अगर हम इन दोनों चीजों को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, मैं यहां लिख देता हूं, देखो मैं यहां लिखता हूं कि डब्ल्यू इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो थ्रू द वायर, ये वाला है ना, इसको उठा के यहां लिखा था इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो थ्रू द वायर, ये वाला पार्ट किसके बराबर है, एन एफ के बराबर है। तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल चार्ज थ्रू द वायर किसके बराबर है, एन एफ के बराबर। ये हमने लिख दिया इलेक्ट्रिकल चार्ज थ्रू द वायर इज इक्वल टू एन एफ मल्टीपल बाई ईएमएफ को मैंने बोल दिया ई सेल, तो मल्टीपल बाई ई सेल, ये हो गया इतना, ठीक है। तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू, डब्ल्यू इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क डन, डब्ल्यू इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क डन बराबर हो गया एन एफ इंटू ई सेल के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको साफ करना पड़ेगा, इतना आप लिख लो फिर आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक, एक बार कर लो क्लियर, पूरा क्लियरली लिख लो फिर आगे चलते हैं। तो अभी हमने क्या इक्वेशन लिखी थी, ये देखो हमने ये लिखा था कि ये गैल्वेनिक सेल के लिए, ठीक, गैल्वेनिक सेल के लिए, ठीक, हमने ये लिखा था डब्ल्यू इलेक्ट्रिक जो है ये किसके बराबर होगा, ये होगा चार्ज फ्लोइंग हो गया एन एफ, जब एन मोल से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, मतलब 1 मोल 2 मोल 3 मोल कुछ भी हो सकते हैं, इनटू हमने बोल दिया ईएमएफ को ई सेल, ये लिखा था अभी, ठीक। अब आप देखो जब एक गैल्वेनिक सेल काम करता है, एक जब गैल्वेनिक सेल जब एक काम करता है ना, एक काम नहीं, जब गैल्वेनिक सेल काम करता है उस टाइम यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, आपको पता है अभी हमने लिखा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसको हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई ना, इसको हम बोलते हैं कि सेल ने कैसा काम किया, इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया, इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया, ठीक है, ठीक, यही बोलते हैं कि सेल ने इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया, इलेक्ट्रिकल काम किया। और आपको पता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन करने की वजह से फ्री एनर्जी में क्या चेंज आती है, फ्री एनर्जी में चेंज को हम लिखते हैं डेल्टा जी से, ठीक, फ्री एनर्जी में चेंज को हम लिखते हैं डेल्टा जी से। और इलेक्ट्रिकल वर्क डन करने से मैंने आपको पहले ही बताया ना, फ्री एनर्जी को हम गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी और फ्री एनर्जी सेम है, ठीक, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से, कैपिटल जी से, ठीक, ये आपको बताया। तो आपको पता है जब सेल काम करेगा तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन, सेल ने करंट बाहर दिया, इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की, इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया, ठीक है। तो जब सेल इलेक्ट्रिकल वर्क डन करेगा तो उसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है उस पर क्या चेंज आती है, अभी आपको बताया जब सेल इलेक्ट्रिकल वर्क करता है ना उसके अंदर की जो एनर्जी होती है घटती है, तो मतलब गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज आएगी वो नेगेटिव होगी, ठीक। जब सेल इलेक्ट्रिकल वर्क डन करता है ना तो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो उसमें ये चेंज आती है, वो नेगेटिव चेंज आती है, मतलब वो गिब्स फ्री एनर्जी उसकी घट रही है, नेगेटिव का मतलब है गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज घट रही है, ठीक, आई समझ। तो वही यहां लिखना है, देखो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक का मतलब है गैल्वेनिक सेल ने इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया, इलेक्ट्रिकल वर्क डन से डेल्टा जी इसकी जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक, माइनस हो जाएगी, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी या फ्री एनर्जी इसकी नेगेटिव हो जाएगी। अब हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई सेल, ये लिख सकते हैं। तो यही रिलेशन है ई सेल और डेल्टा जी के बीच में। अब ये जो डेल्टा जी है ये क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, ऊपर देखो हेडिंग में यही लिखा है, गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल के बारे में रिलेशन बताना था, तो यही है डब्ल्यू इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू एन एफ इंटू ई सेल, हमने लिखा, आपको पता है कैसे लिखा। तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक मतलब सेल इलेक्ट्रिकल वर्क डन कर रहा है, जब इलेक्ट्रिकल वर्क डन करता है उसकी गिब्स फ्री एनर्जी जो है घटती है, फ्री एनर्जी घटती है, तो ये रिलेशन आ गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये जो माइनस है इसको उस तरफ भी लेके जा सकते हैं ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ऐसा भी हो सकता है, ठीक, ये रिलेशन है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इसको वन इक्वेशन मान सकते हो। ये याद रखना कि डेल्टा जी में और ई सेल में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब देखो हम यहां जो ले रहे हैं ना ई सेल, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नहीं है, ये ई सेल कहां से आया था, ईएमएफ को ही हमने सेल
ई सेल बोला ना ईएमएफ को, ईएमएफ होता है ई सेल है, आपको पता है। ठीक, देखो ये स्टैंडर्ड नहीं है, हम इसको स्टैंडर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं एक पॉइंट कि फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट सेल्स, मतलब जब हम डिफरेंट सेल्स को कंपेयर करते हैं उस टाइम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल्स आर यूज्ड। उस टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल्स आर यूज्ड। उस टाइम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल्स हम यूज करते हैं। ठीक है, यूज्ड। आगे लिख सकते हो रिप्रेजेंटेड बाई, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट सेल से। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल को हम यूज करते हैं। और उस टाइम फ्री एनर्जी, देखो अगर ये ई सेल जो है इसको मैं स्टैंडर्ड कर दूं तो फ्री एनर्जी भी स्टैंडर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं एंड द करस्पॉन्डिंग फ्री एनर्जी मतलब गिव फ्री एनर्जी, करस्पॉन्डिंग फ्री एनर्जी चेंज कॉल्ड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, कॉल्ड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, चेंज ऑफ द रिएक्शन, ये होता है ऑफ द रिएक्शन। देखो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं। मैंने लिखा है कि यहां जो हमने ई सेल यूज किया ये स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन जब हम डिफरेंट सेल्स को कंपेयर करते हैं, लिखा है फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट सेल्स, जब डिफरेंट सेल्स को कंपेयर किया जाता है उस टाइम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यूज किया जाता है। ठीक, तो जब हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यूज करेंगे उसको हम ई नॉट सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस टाइम जो फ्री एनर्जी होगी वो भी कौन सी हो जाएगी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज हो जाएगी। मतलब जो उस टाइम फ्री एनर्जी चेंज होगी वो भी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है हम इस इक्वेशन में को स्टैंडर्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ये डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल है ना, तो हमने बोला अगर हम ई सेल को स्टैंडर्ड कर देंगे, स्टैंडर्ड का मतलब है ई सेल को ई नॉट सेल कर देंगे तो डेल्टा जी भी डेल्टा जी नॉट हो जाएगी, बस यही है। ठीक, जब इसको स्टैंडर्ड लेंगे तो ये डेल्टा जी भी हमारी स्टैंडर्ड हो जाएगी। ये हमारी एक इक्वेशन है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये याद रखना, भूलना नहीं इसको, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, अब देखो यहां से हम इक्विलिब्रियम वाली जो आई थी ना हमारी इक्वेशन, उससे भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। अभी हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन से ई नॉट सेल की क्या वैल्यू आई थी, ई नॉट सेल इज इक्वल टू हमारे पास आया था आर टी बाई एन एफ एल एन के सी, ऐसा आया था। देखो जब हमने इनकी वैल्यू नहीं पुट की थी तो ऐसा ही आया था, ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी बाई एन एफ एल एन के सी, ये होता है। ठीक है, इसको हम अगर देखो इसको आप मान लो, इस इक्वेशन को मान लो सेकंड इक्वेशन। ठीक, देखो ई नॉट सेल फ्रॉम इक्विलिब्रियम, यहां लिख सकते हो फ्रॉम इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन, ये आया था ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी बाई एन एफ एल एन के सी, ये आया था। अब हम अगर इस ई नॉट की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दें तो एक और इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हो पुट इन सेकंड, इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करें तो ई नॉट सेल की वैल्यू यहां पुट करो तो क्या आएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट की जगह, ई नॉट सेल की जगह ये पुट करना है आर टी बाई एन एफ एल एन के सी, ये करना है। तो यहां से एन एफ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा, यहां से आएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी, ये आ जाएगा। और ये भी एक इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड, देखो ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है इसमें, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ये रिलेशन है। तो यहां से हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज अगर हमें कहीं दी होगी उसका यूज करके हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी निकाल सकते हैं, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज करके स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज भी निकाल सकते हैं किसी रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो यही था बस, और कुछ नहीं। तो ओवरऑल जो ऊपर हमने टॉपिक लिखा है गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। ठीक, और आपको पता है सेल पोटेंशियल को हम ईएमएफ भी बोलते हैं, सेल पोटेंशियल को ई सेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट सेल से भी करते हैं, सारा पता है। अगर आपने पहले चैप्टर पढ़ा है तो आपको सब पता होगा। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, पहले टाइम पास कर रहे हो, सीधा कि ये लेक्चर देख रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे रिलेशंस आ गए। इसको आप बोल सकते हो कि ये थर्ड इक्वेशन है। तो अगर आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए बताओ
डेल्टा जी नॉट में और के सी में क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी होता है। अगर कोई पूछ ले डेल्टा जी में और ई सेल में क्या रिलेशन है, तो बोलोगे डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल होता है। डेल्टा जी नॉट और इसमें ये रिलेशन होता है। और ये आया कहाँ से डेल्टा, यहाँ हमने माइनस क्यों लगाया इसके साथ, माइनस क्यों लगाया ये सब आपको पता है। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि जब एक गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रिकल वर्क डन करता है तो उसकी फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है, डिक्रीज को हम माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो आपने पहले ये भी पढ़ा होगा कि जब एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है ना, उसके लिए क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, उसके लिए डेल्टा जी जो होता है ना वो नेगेटिव होता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होता है। तो देखो यही रीजन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब होता है अपने आप होने वाली रिएक्शन। तो जब कोई रिएक्शन अपने आप होती है ना, उसके अंदर की फ्री एनर्जी घटती है, ठीक है, अपने आप होती है। अपने आप होने का मतलब है वो अपने आप काम करती है। तो कोई चीज अगर अपने आप काम कर रही है तो उसके अंदर की फ्री एनर्जी घटती है, तो फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव आती है। तो इसीलिए बोलते हैं अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होती है, तो उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा कि यहाँ जो रिडॉक्स रिएक्शन सेल के अंदर होती है ये अपने आप होती है, तो ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है, तो डेल्टा जी तो नेगेटिव ही होगा। जैसे मुझे देखो या अपने आप को देखो, जब हम काम करते हैं तो आस्ता आस्ता करके जो एनर्जी हमारे अंदर होती है वो घटती रहती है। तो हम काम खुद कर रहे हैं, देखो हम खुद कर रहे हैं काम, तो एनर्जी घटती रहती है, मतलब जब हम काम करते हैं तो हमारी डेल्टा जी नेगेटिव होती है, ऐसा बोल सकते हो। और जब हम खाते हैं तो हमारी अंदर की एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। जब हम खाते हैं उसी टाइम नहीं बढ़ती, लेकिन जब हम खाते हैं अंदर ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है, जो होता है ना बायोलॉजिकल प्रोसेस होने के बाद जो एनर्जी बनती है उससे हमारी बॉडी की फ्री एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। तो डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये याद रखना जब एक चीज अपने आप काम करती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनिटी होती है, जहां डेल्टा जी नेगेटिव होती है। तो सेल में भी यही है, तो डेल्टा जी नेगेटिव है, ठीक। अब आप बोलोगे नहीं सर ये क्या डेल्टा जी क्या कहां से आया, तो मैं बोलूंगा आपको एक ही चीज कि थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर 11th क्लास में आपने थोड़ा थोड़ा देखा होगा, वहां से ही आया है, ठीक है। तो बाकी आपको ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, बस ऐसे याद रख लो एग्जांपल से कि जब कोई चीज काम करती है उसके अंदर की एनर्जी जो है घटती रहती है, तो अंदर की एनर्जी को गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, तो वो नेगेटिव होती जाती है, इतना बस, बाकी कुछ है ही नहीं। बाकी आपको पता है गैल्वेनिक सेल से इलेक्ट्रिकल वर्क डन कराते हैं, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन से इसकी एनर्जी घटती है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन जब कराते हैं तो वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है और कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक। तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, जब हम n मोल्स रखेंगे तो इतना चार्ज फ्लो करता है, तो ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक। एक फार्मूला और है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मैक्सिमम वर्क कितना होगा, मैक्सिमम वर्क, ठीक है, मतलब सेल जो है वो मैक्सिमम कितना काम कर सकता है, मैक्सिमम कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसका फार्मूला होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे डब्ल्यू मैक्स से। डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू ये होता है माइनस ऑफ डेल्टा जी, ये माइनस ऑफ डेल्टा जी के बराबर होता है। डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा जी के बराबर होता है, ठीक। और माइनस ऑफ डेल्टा जी जो है वो किसके बराबर होता है, माइनस डेल्टा जी बराबर होता है एन एफ ई सेल के। तो एन एफ ई सेल ये लिख सकते हो, और स्टैंडर्ड कंडीशन जो है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे आप ई नॉट सेल भी लिख सकते हो, ठीक। तो ये भी याद रखना डब्ल्यू मैक्स क्या होता है, एन एफ ई सेल या फिर एन एफ ई नॉट सेल, ऐसा एग्जाम में एक बार पूछा भी है, ठीक है। जब आपसे कोई पूछ ले कि सेल मैक्सिमम कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो वो होगा डब्ल्यू मैक्स, मैक्सिमम वर्क डन इज इक्वल टू एन एफ ई सेल। और एन क्या है, यहाँ रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, एफ क्या है, फैराडे, 1 फैराडे, इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम, कल आपको बताया था। ई सेल दिया होगा तो मैक्सिमम वर्क निकाल लेना, ठीक है, या फिर मैक्सिमम वर्क दिया होगा तो यहाँ से एन तो इसकी वैल्यू पता होगी तो ई सेल निकाल लेना, ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक। तो यही था हमारा गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल वाला टॉपिक। यहाँ से कुछ इक्वेशंस आती हैं, याद रख लेना, बाकी सिंपल है। और यहाँ जाके हमारा गैल्वेनिक सेल वाला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा, साल्ट ब्रिज पढ़ा, डायग्राम बनाई, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। उसके बाद नन्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और ये वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला सारा हमने खत्म कर लिया। अभी कल के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक। वो सारे का सारा एक ही लेक्चर में हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस वाला। फिर परसों के लेक्चर में हम आगे कंडक्टेंस वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो अभी हम इसको हटाते हैं, तो 2-3 क्वेश्चंस इस बेस पे देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छा हो जाए, ठीक। तो हटा दें, फिर चलते हैं। तो आप जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दो। देखो कितना सिंपल है, जल्दी जल्दी बताओ।
लिखा हुआ है सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, सेल रिएक्शन अपने आप हो रही है, तो क्या होगा, डेल्टा ई रिडक्शन नेगेटिव है, डेल्टा ऑक्सीडेशन पॉजिटिव है, डेल्टा जी नेगेटिव है या डेल्टा जी पॉजिटिव है। तो आपको पता है बी ऑप्शन होगा, डेल्टा जी नॉट जो है नेगेटिव होती है, तभी सेल जो है उसकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। और एक चीज मैं आपको यहां बता देता हूं, टेक्स्ट बुक के ऊपर डेल्टा जी को ऐसे करके लिखा हुआ है, डेल्टा आर करके जी ऐसे लिखा है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है, आर का मतलब है रिएक्शन के लिए, ठीक। डेल्टा आर जी ऐसे करके लिखा हो सकता है या फिर डेल्टा आर जी नॉट ऐसे, ठीक। यहां से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। लिखा हुआ है कि एक रिएक्शन दी है, रिएक्शन है कॉपर 2 प्लस प्लस आयरन, ये रिएक्शन है कॉपर 2 प्लस प्लस Fe, ये करके आगे लिखा हुआ है Fe2 प्लस प्लस कॉपर, Fe2 प्लस प्लस कॉपर, ये है। तो अगर आप रिएक्शन को देखोगे ना, तो यहां से Fe से Fe2 प्लस बन रहा है, और आपको पता है जब Fe से Fe2 प्लस बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक। दूसरा यहां कॉपर 2 प्लस से कॉपर बन रहा है, और आपको पता है कॉपर 2 प्लस से कॉपर जब बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे। तो इस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए 2 होगी, ठीक। अब देखो और क्या बोला गया है, बोला गया है इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल्स 2 इलेक्ट्रोड की दी हुई है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल दी हुई है, एक हमारे पास E कॉपर 2 प्लस से कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल दी है, एक हमारे पास E F2 प्लस से Fe की रिडक्शन पोटेंशियल दी है। कॉपर वाली रिडक्शन पोटेंशियल दी है 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट, ठीक है, प्लस दिया है, और दूसरे वाली दी है हमारी 0.44 वोल्ट माइनस, 0.44 वोल्ट माइनस में दिया है। अब देखो पूछा क्या, यहां पूछा है कि डेल्टा जी नॉट बताओ। तो आपको पता है डेल्टा जी नॉट का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा जी नॉट अभी हमने देखा इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये होता है फार्मूला। तो डेल्टा जी नॉट निकालना है, तो आपको पता है कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास यहां से है, माइनस एन, एन अभी हमने निकाला 2 है हमारे पास, इंटू एफ की वैल्यू होती है 96500, इंटू ई नॉट सेल की वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन ये दिया हुआ है, यहां से हम ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको पता है ये दोनों इलेक्ट्रोड के लिए दिया है, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में से एक इलेक्ट्रोड जो होगा ना वो होगा कैथोड, एक होगा एनोड। तो आपको खुद पता करना है कौन सा कैथोड कौन सा एनोड, ठीक। तो आपको पता है कैथोड जो होता है, कैथोड पे क्या होती है, कैथोड पे होती है रिडक्शन, ठीक है, और एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। और इन दोनों का यूज करके हम ई सेल निकाल सकते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, मतलब अगर हमें यहां से कैथोड और एनोड की वैल्यू पता चल जाए, पुट करके हम ई नॉट सेल निकाल सकते हैं। अब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करके देख सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इस इलेक्ट्रोड की वैल्यू नेगेटिव है। जिसकी पॉजिटिव होती है, देखो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू मतलब रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है, तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव है मतलब इसमें रिडक्शन होगी, ठीक, और इसकी नेगेटिव है मतलब इसमें ऑक्सीडेशन होगी। बस आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इसकी ज्यादा, इसमें रिडक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन। जिसमें रिडक्शन होती है वो कौन सा होता है, कैथोड, मतलब ये कैथोड है और ये एनोड है, ठीक है। तो कैथोड की वैल्यू कितनी है, यहां पुट करना है ना, ई सेल निकालने के लिए कैथोड की वैल्यू है 0.34 वोल्ट माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 0.44 माइनस इंटू माइनस 0.44 वोल्ट, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में है। तो यहां से ओवरऑल जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0.34 प्लस 0.44 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे 0.34 प्लस 0.44 हो जाएगा 4 4 8 4 5 6 7 और 0.0 ये आ जाएगा, ठीक है, 0.78, ठीक। तो मतलब डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू 96500 इंटू ई नॉट सेल की वैल्यू आई 0.78। बस इसको मल्टीपल करो, माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि डेल्टा जी माइनस में होगा तभी तो सेल काम करेगा। तो यहां से नेगेटिव में आंसर आएगा, चेक कर लेना इसको, ठीक। देखो आंसर माइनस में आएगा यहां से, लेकिन आपको माइनस हटा देना है क्योंकि एनर्जी है, माइनस बस ये शो कर रहा है कि एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक। तो आपको माइनस हटा के जो ऑप्शन आया उसको टिक कर लेना, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है लेकिन ये गिब्स फ्री एनर्जी बेस नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है। तो आप देखो इसका आंसर क्या है, देखो लिखा हुआ है ई नॉट वैल्यू जो है वो दी हुई है, एक की 0.25 वोल्ट, एक की 0.25 वोल्ट माइनस, और एक इलेक्ट्रोड की दी हुई है 0.80 वोल्ट, 0.80 वोल्ट, ठीक है, प्लस में दी है, ठीक। अब पूछा हुआ है कि अगर सेल को हम बनाएं इन 2 इलेक्ट्रोड्स को यूज करके तो क्या सेल बनेगा, क्या सेल के अंदर की जो रिएक्शन है फिजिबल होगी।
मतलब क्या सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी? तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था सेल की रिएक्शन फिजिबल या फिर स्पॉन्टेनियस तब ही होगी अगर ईएमएफ अगर हम निकालें तो ईएमएफ की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो देखो एक इलेक्ट्रोड ये वाला है, एक ये वाला है, तो ये पॉजिटिव है मतलब इसमें रिडक्शन होगी, ये नेगेटिव है मतलब इसमें ऑक्सीडेशन होगी। जहां रिडक्शन होगी उसको कैथोड बोलते हैं, यहाँ ऑक्सीडेशन होगी इसको एनोड बोलते हैं। जब हम इसके ईएमएफ निकालेंगे ना सेल का, मतलब ई सेल निकालेंगे ना, तो आएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये आएगा। तो कैथोड वाली वैल्यू है 0.80 पॉजिटिव, माइनस इंटू ये माइनस वैल्यू है ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 0.25 आ जाएगा। तो यहां से ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोड दिए हुए हैं इनसे रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी। ठीक, तो देखो यहां से ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आई, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखो सिंस ई नॉट वैल्यू फॉर द सेल विल बी पॉजिटिव, रिडॉक्स रिएक्शन इज फिजिबल। मतलब ई नॉट वैल्यू जो हमने निकाली, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वैल्यू निकाली, वो पॉजिटिव है, इसलिए जो हमारा सेल मतलब जो हमारी सेल रिएक्शन है वो क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। ये इसका आंसर है। दो ही ऑप्शन लिखें, पहला करेक्ट है। आप एक बार चेक करना इस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अभी आप ये क्वेश्चन देखो, ये भी आप आराम से कर सकते हो। तो इसमें भी डेल्टा देखो आर जी नॉट करके लिखा हुआ है, पूछा है डेल्टा जी नॉट ही पूछा है। देखो डेल्टा जी नॉट पूछा है, मैंने आपको पहले ही बताया डेल्टा जी नॉट को टेक्स्ट बुक में डेल्टा आर जी नॉट करके भी लिखा है, तो इसका मतलब भी डेल्टा जी है और कुछ नहीं। ठीक, तो ये निकालना है हमें, डेल्टा जी निकालना है। रिएक्शन हमें दी हुई है, ठीक, तो रिएक्शन दी है तो डेल्टा जी नॉट कैसे निकालेंगे? जो रिएक्शन दी है आप रिएक्शन के अंदर चेक करो, जिंक से Zn2+ बन रहा है। देखो कहीं ना कहीं रिएक्शन के अंदर जिंक से Zn से Zn2+ बन रहा है, तो अगर Zn से Zn2+ बनेगा कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? वहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो आप देखो कहीं ना कहीं इस रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे वो हमारे 2 होंगे। बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिएक्शन में देखो Zn से Zn2+ बन रहा है, तो आपको पता है रिएक्शन के अंदर Zn से Zn2+ बन रहा है, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, यही 2 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इस्तेमाल होंगे, तो मतलब इस रिएक्शन के लिए इनकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक, डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है -NF सेल, ये होता है बस। और n की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, तो यहां मैं लिख देता हूं -n की वैल्यू 2 आ गई, इंटू f की वैल्यू होती है 96500, इंटू E0 सेल निकालना है। इसके लिए हमारे पास दोनों इलेक्ट्रोड्स की वैल्यू दी हुई है। एक इलेक्ट्रोड की वैल्यू दी है 0.344, ठीक है।